प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज समाजशास्त्र का चैप्टर फर्स्ट का चौथा पार्ट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको पिछले 3 पार्ट में हमने बताया है कि भारतीय समाज में किन किन चीज़ों का विशेष असर रहा है, किन किन चीज़ों ने भारतीय समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, कौन कौन से परिवर्तन हुए। इन सारी चीज़ों को हमने कुछ बताया और आगे पढ़ने के होड़ में है। आइए इसमें देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत में अंग्रेज़ों ने जो औपनिवेश किया, भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, उसके कारण क्या थे, अब उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत में, हमारे समाज पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा अंग्रेज़ों के आने से, इसका एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया गया है। आइए देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडिया। इंग्लैंड ने जब एक दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर धीरे धीरे अपनी सैनिक और आर्थिक शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर बढ़ाना शुरू किया, तब कुछ अपवादों को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्से पर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया। भारत पर ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान यहाँ अनेक ऐसी दशाएं पैदा होने लगीं जिन्होंने एक ओर यहाँ एक नए राष्ट्रवाद को जन्म दिया, तो दूसरी ओर हजारों वर्षों के इतिहास में पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। भारत पर अंग्रेजी तथा औपनिवेशिक शासन के कुछ मुख्य प्रभाव समझने से इस तथ्य को समझा जा सकता है। यानी इंग्लैंड ने जब एक योजना बनाई कि भारत में अब हम दीर्घकालिक शासन करेंगे, जब भारत की सत्ता को हथिया लिया उन्होंने, यहाँ के आर्थिक राजनीतिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर पूर्ण प्रतिबंध किया, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के बीच में जो है अपने प्रति घृणित व्यवहार पैदा किया, और यही घृणित व्यवहार देश के लोगों को एकत्रित होने में, देश में यूनिटी बनाने में एक सहायक सिद्ध हुआ। लोग जब धीरे धीरे प्रताड़ित होने लगे तो एक दूसरे की यूनिटी बनाने लगे, और इसी के साथ साथ राष्ट्रवाद का जन्म भी हुआ और इसी में एकीकरण भी हुआ। इसके मुख्य प्रभाव क्या क्या थे, आइए देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लगान वसूल करने से यहाँ सन 1793 से जमींदारी व्यवस्था आरंभ की गई। जमींदारों ने प्रतिवर्ष सरकार के लिए लगान की एक निश्चित धनराशि देने के लिए किसानों का निर्मम शोषण करना आरंभ कर दिया। इस दशा में किसान जमींदार के कर्मचारियों और ऋण लेने के लिए महाजनों के शिकंजों में फंसने लगे। यानी 1793 में भारत में जमींदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। यहाँ पर जमींदार जो थे, जमींदार इसलिए नियुक्त किए गए थे ताकि वो बाकी ज़मीन पर रहने वाले लोगों से, उनकी अपनी ज़मीन पर रहने वाले लोगों से टैक्स वसूल करके अंग्रेज़ों को दें। और ऐसे में क्या हुआ कि जमींदारों ने अंग्रेज़ों के द्वारा निर्धारित किए गए टैक्स जो थे उससे कई गुना अधिक पैसा लेने लगे, किसानों का शोषण करने लगे, और किसान जब इनके शिकंजे में फंसने लगे, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, खाने पीने की समस्या हो गई, तो वहाँ पर महाजनों, क्योंकि बैंक तो उस समय था नहीं, महाजन मतलब होता है जो ब्याज पर पैसे देते थे, उन्हें तब महाजन कहा जाता था, उन लोगों से पैसे लेना प्रारंभ कर दिए। ब्रिटिश सरकार का एक उद्देश्य भारत से कच्चे माल जैसे कपास, गन्ने, लोहे और दूसरे खनिज पदार्थों का निर्यात इंग्लैंड को करके यहाँ मशीनों से बनने वाले माल की बिक्री को भारत में बढ़ाना था। यानी औपनिवेशिक शासन जो था अंग्रेज़ों का, उनका पूर्ण उद्देश्य ये था कि वो भारत के जितने भी कच्चे माल हैं, क्योंकि भारत कच्चे माल का एक केंद्र था, यहाँ पर बहुत प्रकार के कच्चे माल उपलब्ध थे जिनका सदुपयोग ठीक से नहीं हो पा रहा था। अंग्रेज़ों ने उसका भरपूर उपयोग किया। यहाँ के कच्चे माल सस्ते दामों पर खरीद कर इंग्लैंड भेजते थे, ब्रिटेन भेजते थे, और ब्रिटेन की आधुनिक मशीनों से तैयार किए गए नए माल, नए प्रोडक्ट यहाँ के मार्केट में उतारे, जिससे यहाँ के कच्चे माल का शोषण हुआ और यहाँ पर जो कुटीर उद्योग थे वो छिन गए। इससे यहाँ के कुटीर और लघु उद्योगों का आधिकारिक अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। यानी फैक्ट्रियों का आविष्कार तो ज़्यादा था नहीं, इस प्रकार कुटीर उद्योग भी समाप्त हो गए। अधिकांश कारीगर, दस्तकार और शिल्पी बेरोजगार हो गए। यानी भारत में जो कुटीर उद्योग करने वाले लोग थे वो बेरोजगार हो गए। इसी दशा ने भारत में पहली बार पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करना आरंभ कर दिया। यानी भारत में फिर पूंजीवादी व्यवस्था लागू हो गई। जिनके पास धन था वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों को डाल करके व्यापार करना प्रारंभ कर दिए, और जो कुटीर उद्योग करने वाले, जो लघु उद्योग चलाने वाले शिल्पी थे, जो हाथ से तमाम वस्तुओं को बनाते थे, जैसे चूड़ी बनाने वाले और तमाम वस्तुएं
बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, ये सभी लोग इसलिए बेरोजगार हो गए क्योंकि इंग्लैंड की, ब्रिटेन की मशीनों से बनी हुई चीज़ें टिकाऊ, मजबूत और सस्ते दामों पर बिकने लगी, जिसे खरीदने के लिए भारतीय लोग उत्सुक हुए और यहाँ के जो शिल्पी थे वो धीरे धीरे बेरोजगार हो गए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत संपूर्ण भारत में पहली बार एक समान प्रशासनिक न्यायिक व्यवस्था लागू की गई जो सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लिए समान थी। इस दशा ने संपूर्ण भारत को एकीकृत करने में बहुत मदद की, यद्यपि इसके लिए भारत को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी औपनिवेशिक शासन का एक छोटा सा फायदा भी इसमें नजर आया कि भारतीय जो तमाम समुदाय, जाति और धर्मों में बटे हुए थे, इन सभी के लिए अंग्रेजों ने एक समान न्यायिक व्यवस्था लागू कर दी, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। तो इस समान न्यायिक व्यवस्था के चलते भारत में एकीकृत हुआ और एकीकृत का भी एक नुकसान उठाना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारत में अनौपचारिक और धर्म प्रधान शिक्षा की जगह आधुनिक शिक्षा व्यवस्था आरंभ की गई। इसके बाद भी अपनी निजी हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निम्न जातियों के बच्चों और महिलाओं को शिक्षा की सुविधाएं देने का कोई प्रयत्न नहीं किया। ब्रिटिश ने पूर्वकालीन, प्राचीन काल से चली आ रही जो धर्म प्रधान शिक्षा थी हमारे यहाँ, जिसमें मुस्लिमों के लिए इस्लाम पढ़ना अनिवार्य था, हिंदुओं के लिए संस्कृत पढ़ना अनिवार्य था, पाठशालाओं के बजाय गुरुकुल जाना, मदरसे जाना, मौलवी लोग बैठा करके पढ़ाया करते थे। ये सारी शिक्षाएं भारत में जो धर्म का प्रचार करने में लगी हुई थी, शिक्षा का उद्देश्य धर्मगत चीज़ों को स्थापित करना था, उसे बदल करके अंग्रेजों ने एक नई प्रकार की शिक्षा की अलग जगाई। और लेकिन इसमें समस्या क्या रह गई कि जो पिछड़े जाति के, छोटे जाति के लोग थे, जो बच्चे थे, जिनकी क्षमताएं नहीं थी विद्यालय तक अप्रोच करने की, उनके लिए इंग्लैंड सरकार कुछ नहीं कर सकी। वो पिछड़े ही रह गए, वो इस समाज की भागदौड़ में पीछे छूट गए। भारत के अनेक हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने एकजुट होकर सन 1857 में जब ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए विद्रोह किया, तब विद्रोह को कठोरता के साथ दबा देने के बाद ब्रिटिश शासन द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच परस्पर संदेह और द्वेष बढ़ाने की नीति अपनाई जाने लगी। इसी के फलस्वरूप भारत में पहली बार व्यापक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। 1857 का विद्रोह, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छी तरीके से मालूम होगा। 1857 के विद्रोह जो भारत में हुए, उसके कई कारण थे। उन कारणों में लगभग देश के कई प्रांतों से लोग एकजुट होकर के अंग्रेजों का विरोध किए और उसी समय अंग्रेजों को लगा कि अगर ये विद्रोह व्यापक पैमाने पर फैल गया तो अंग्रेजों की नींव उखड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद कराया, यहाँ के लोगों में द्वेष उत्पन्न कराया, भेदभाव पैदा किया और सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिससे हिंदू मुस्लिम डिवाइडेशन हो गया, बंटवारा हो गया, भेदभाव हो गया और अंग्रेज बारी बारी से इनका फ़ायदा उठाने लगे। औपनिवेशिक शासन द्वारा आरंभ की गई नई शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम था कि यहाँ एक ऐसा शिक्षित वर्ग उभरने लगा जिसने लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जगाना आरंभ किया। इसी वर्ग के प्रयत्नों से यहाँ एक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ तो दूसरी ओर एक ऐसे राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिलने लगा जो उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध हुआ। अंग्रेजों ने अपने हाथों ही अपनी कब्र खोदी, अगर देखा जाए तो। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया, चाहे दबाव में किया गया हो या अंग्रेजों ने अपनी नीति बनाई हो, लेकिन जैसे जैसे एक प्रबुद्ध वर्ग पढ़ करके आगे बढ़ा, विदेश गया या यहाँ के शिक्षा से जुड़ा, तो अन्य जानकारियों से भी वो परिचित हुआ और इन जानकारियों का ही परिणाम था कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र चेतना की भावना जगाई गई। लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया और यही उपनिवेशवाद यानी अंग्रेजों के लिए एक बड़ी शत्रु साबित हुआ। उपनिवेशवाद के प्रभाव से भारत में अनेक ऐसे वर्गों में समुदायों का जन्म हुआ जिन्होंने बाद में यहाँ के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना आरंभ कर दी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन वर्गों और समुदायों ने जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के ऊपर उठकर हिस्सा लेना आरंभ किया। इससे भारतीय परंपरा को फिर से स्थापित करने के अवसर पैदा हुए तथा बहुत सी नई सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ विकसित होने लगी।